नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का योगेंद्र क्लासेस जमुना यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं भूगोल के टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2025-26 जो एमपी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन 5 प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं तो भूगोल के पेपर में आप 70 में से 65 प्लस अंक आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1 प्रश्न है, मानव भूगोल क्या है, इसके अध्ययन का क्षेत्र बताइए। मानव भूगोल फ्रेंड्स वह शाखा है जो मानव और उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? मानव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है, वही जो है मानव भूगोल है। और वह यह भी बताती है कि मनुष्य कैसे प्रकृति पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढालता है और उस पर प्रभाव डालता है। देखिए क्या है फ्रेंड्स कि कहीं भी अगर मानव निवास कर रहा है तो वो वहाँ की प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, या ऐसा कह सकते हैं कि प्रकृति मानव को अपने अनुसार ढाल लेती है। क्योंकि हर जगह की जो जलवायु होती है वो अलग होती है, और जलवायु अलग अलग होने के कारण ही लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और वहाँ पर कृषि करने के तरीके भी अलग होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, भारत में जनसंख्या वितरण असमान क्यों है? मतलब जो है एक समान जनसंख्या सभी जगह क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स इसके कई कारण हैं। जनसंख्या कहीं पर भी एक समान नहीं है, इसलिए क्योंकि हर जगह की जो जलवायु है वो अलग होती है, हर जगह का धरातल अलग होता है, हर जगह की जो मिट्टी का उपजाऊपन होता है वो अलग होता है। मतलब हर जगह सभी प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता नहीं होती, इसीलिए जनसंख्या का वितरण भी सभी जगह एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। उत्तर में देखते हैं, भारत में जनसंख्या वितरण भौतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से जो है असमान है। भौतिक कारक यानी कि जो है जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इनके आधार पर जो है तो जनसंख्या का वितरण असमान है। इसके अलावा अगर हम आर्थिक कारण देखें तो जहाँ उद्योग लगे होंगे और व्यापार की अपार संभावनाएं होंगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी। इसके अलावा समाज में जब लोग आपस में लड़ झगड़ लेते हैं उसके बाद भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान बसने के लिए चले जाते हैं, तो जनसंख्या का वितरण इसलिए असमान पाया जाता है। मैदानों में घनी आबादी, जैसे गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा घनी आबादी है, इसलिए क्योंकि गंगा का मैदान सबसे ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ की जो मृदा है वो पूरी जलोढ़ मृदा है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और पानी की भी उपलब्धता है वहाँ पे, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग वहीं पर निवास करते हैं। और इस कारण से भी क्योंकि मैदान समतल व सपाट होते हैं। वहीं पे अगर हम पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पर विरल आबादी पाई जाती है, यानी कि बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। जैसे लेह लद्दाख और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में पानी की कमी रहती है, लेह लद्दाख जो है तो काफ़ी ऊंचाई पर है, बर्फबारी होती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास कर रही है। जबकि अगर मैदानों पर बात करें तो मैदानों पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर उनके जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। उसके बाद जलवायु, रोजगार के अवसर, परिवहन की उपलब्धता भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जहाँ पर रोजगार के अवसर होंगे, जहाँ पर उद्योग कारखाने लगे होंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निवास करेंगे। परिवहन की सुविधाएँ जहाँ होंगी वहाँ लोग सबसे ज़्यादा निवास करेंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं फ्रेंड्स, शहरीकरण क्या है, इसके प्रभाव लिखिए। शहरीकरण का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जनसंख्या का बढ़ना ही और नगरों का विस्तार होना ही क्या कहलाता है? शहरीकरण कहलाता है। मतलब शहर में जनसंख्या बढ़ जाए
और शहर का विस्तार भी बढ़ जाए तो उसे ही शहरीकरण बोलते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे कि कारण शब्द अगर कहीं भी जुड़ गया ना, किसी भी शब्द के साथ अगर करण शब्द जुड़ा तो मान लो कि ये उस शब्द के विस्तार को बता रहा है, उस शब्द से का विस्तार और विकास के बारे में बता रहा है। जैसे शहरीकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण यानी विश्व का विकास, शहरीकरण यानी शहरों का विकास। ठीक है, तो शहरीकरण क्या है, जहाँ पर जो है तो जनसंख्या बढ़ जाती है और नगरों का विस्तार हो जाता है, उसे ही शहरीकरण कहते हैं। इसका प्रभाव देखते हैं शहरीकरण का। शहरीकरण के कारण जो है नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जीवन शैली में परिवर्तन होता है, प्रदूषण और झुग्गी बस्तियों की समस्या बन जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा होने लगती है। इसलिए क्योंकि जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा काफ़ी अलग हो जाता है, प्रोफेशनल हो जाते हैं शहर वाले। और गांव वाले जो हैं तो कृषि कार्य करने वाले लोग होते हैं ज़्यादातर, तो वो लोग उतना प्रोफेशनल नहीं बन पाते। प्रदूषण की समस्या सबसे ज़्यादा शहरों में हो जाती है, क्योंकि शहरों में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, तो गंदगी भी सबसे ज़्यादा शहरों में ही होती है। और जीवन शैली में भी परिवर्तन आ जाता है, रोजगार के नए अवसर भी वहाँ मिल जाते हैं शहरों में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, भारत में कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो भारत में कृषि के प्रकार देखते हैं, जैसे आदिम कृषि, निर्वाह कृषि, व्यावसायिक कृषि। ठीक है, और देख लेते हैं बागान कृषि, मिश्रित कृषि। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आदिम कृषि यानी कि सबसे पुराने ज़माने में, मतलब सबसे शुरू में जब लोग कृषि करना शुरू किए थे, उस समय जब वो जो है तो छड़ी के माध्यम से जो है तो मिट्टी को खोद करके और उसमें बीज वगैरह डाल करके जो है कृषि की जाती थी, तो वो आदिम कृषि है। इस समय कृषि केवल अपने जीवन यापन के लिए लोग उगाया करते थे। ठीक है, निर्वाह कृषि, इसमें कृषक केवल अपने घर परिवार के भरण पोषण के लिए फसलें उगाता है, केवल जीवन यापन के लिए। व्यावसायिक कृषि में इसमें जो है ऐसी फसलें मतलब खाने के लिए नहीं बल्कि बाजार में सीधे बेचकर पैसे कमाने के लिए कृषि की जाती है व्यावसायिक कृषि। व्यावसायिक कृषि में जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना वगैरह आ गए, है ना। और बागान कृषि क्या होती हैं, बागान कृषि में जैसे कि जो है तो चाय की खेती करना, रबड़ की खेती करना, ये बागान कृषि, ये लगभग 2.5 हेक्टेयर से ऊपर के क्षेत्रों में की जाती है। मिश्रित कृषि, कृषि एवं पशुपालन दोनों चीज़ एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। परिवहन के जो साधन हैं, परिवहन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, स्थल परिवहन में जैसे सड़क और रेल मार्ग आ गया, और जल परिवहन में जल जहाज आ गया, और वायु परिवहन में एरोप्लेन, हवाई जहाज वगैरह। ठीक है, इनका महत्व देखते हैं। इन्हीं के कारण जो है, परिवहन के कारण ही जो है व्यापार को बढ़ावा मिला है। अगर परिवहन ना होता तो व्यापार का भी विकास नहीं होना था। परिवहन के कारण ही रोजगार के अवसर मिले हैं, और परिवहन के कारण ही राष्ट्रीय एकता और रक्षा में सहायता मिली है तथा क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है परिवहन ने। ठीक है, तो विद्यार्थियों, ये थे कक्षा 12वीं भूगोल के टॉप 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अगर आपने इन्हें अच्छे से नोट कर लिया और 2-3 बार दोहराया तो भूगोल के पेपर में आप टॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला वीडियो भूगोल के 100% आने वाले मानचित्र प्रश्न सबसे पहले आप तक पहुँचें।